शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र, वतन पर जान निछावर करने वालों को हम सबका सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब, नेवल चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की तकरीब में PAF अकेडमी के कैडर्स ने फ़राइज़ संभाले। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा शोहदा पर पैगाम, कहते हैं कि यौम दिफा जुर्रत, बहादुरी, हुब्बुल वतनी और लगन की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। सदर आरिफ अलवी ने कहा, शोहदा के ख़ानदानों को उनके हौसले पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की कई महाजों पर शुजाअत की दास्तानें आज भी ताज़ा। एक यादगार बाब चवेंडा के महाज पर भी लिखा गया। भारत की बुज़दिल फौज रात के अंधेरे में फलोरा चौक के रास्ते चवेंडा में घुस तो गई, लेकिन अहलियाने चवेंडा ने पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय फौज की ऐसी धुलाई की कि चवेंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 57 अफराद जाँ बहक, 3613 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। मुल्क भर में 57,131 टेस्ट किए गए। और कराची के स्कूलों में आज से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने के रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं। स्कूलों की बंदी से बचने के लिए 9वीं से 12वीं तक तमाम तुलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। वेलकम बैक। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। मैं इमरान हसन हूँ। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं और इस वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का। इसमें आज भी हम मुस्तनफ़ हुसैन तारर साहब की किताब यॉर्क सराय पे बात करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि हमने इतने यॉर्क्स देखे कि थोड़े से यॉर्क हम खुद भी हो गए। देखते हैं TTM निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं यॉर्क सराय पर, और यॉर्क सराय जो है वो एक बड़ी ही कमाल एक तख्लीक है, एक कमाल सफ़रनामा है, एक अदबी शाहपारा है। और अदबी शाहपारा के हवाले से जो सबसे बड़ी दलील है वो तो यही है कि शौकत सदीकी साहब ने उसको राख पर तरजीह दी, यानी राख नावल पर यॉर्क सराय को तरजीह दी एक अवार्ड के सिलसिले में। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी कमाल और बड़ी खूबसूरत किताब है, और हमारी जो गुफ्तगू है तार साहब से वो इसी किताब के हवाले से हो रही है। सर ये बताएं कि आपकी किताब में फिर जिन आ गए। जिन मतलब किस जगह पे कुछ जिन्नात का मामला आया। रात को वो जो आपके साथ पोर्टर्स थे और वो लोग थे वो आधी रात को ड्रम पीट रहे थे। आपने पूछा कि ये क्या मामला है, तो बताया गया कि वो जिनों को भगा रहे हैं, कुछ जिन आ गए थे। अच्छा, ये जिनों परियों वाला मामला ऐसे ही है? मतलब गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी लोग बड़ी संजीदगी से आपको परियों की दास्तानें और कहानियाँ सुनाते हैं, और आपको तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली होंगी परियों के हवाले से। वकार, आप बहुत खूब जानते हैं कि इसके बारे में पूरा प्रोग्राम हो सकता है। मतलब ये बड़ा एक्सटेंसिव है। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर फोकलोर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग यकीन रखते हैं सर्टन चीज़ों पे, जिनको हम माफ़ौकुल फितरत कहते हैं, तो हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ये फितरत के मुताबिक नहीं है, कि फितरत होती क्या, पहले उसकी डेफिनेशन की जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर, जो आपको नहीं नज़र आ रही या आपको फील नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने कुएं में बंद है, वो अपने कुएं में बंद है। जी। हो सकता है वहाँ ऐसा होता हो। तो ये जो था ना, मतलब कि मैंने उसमें लिखा है, जब हम गए हैं टॉप मैदान, तो मेरे साथ जो एक पोर्टर था उसने बाकायदा कसम खा के कहा कि मेरी एक चची जो थी वो परी थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ वो चुड़ैल थी, क्योंकि उनके पाँव जो उल्टे थे और उनके 2 बच्चे भी थे। खबरू जा रहा हूँ तो एक मौलवी साहब वैगन में बैठे हुए, जो पहली मरतबा, उन्होंने हल्फन कहा, उनका जी हमारे गांव में परियों के बच्चे।
अच्छा, वो बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे। और आई फील कि वो जो बुलंदी है वो ख़ास असरअंदाज होती है। जिस तरह पंजाब में गर्मी होती है तो मतलब काश्तकार पागल हो जाता है ज़हनी तौर पे, ठीक है ना। सर्द मुल्कों में और तरह असरअंदाज होते हैं मौसम। बिल्कुल। इसी तरह जो हाइट्स हैं, जो बुलंदियां हैं, वहाँ के मौसम भी तो और तरह असरअंदाज होते हैं ना। बिल्कुल। और उस असरअंदाजी के तहत जो भी उनकी हमारे लिए वो फैंटेसी है, उनके लिए वो हकीकत है। और उन मौलवी साहब से हमने पूछा ऐसे मजाक से कि परी को मिलने का कोई आसान नुस्खा बताएं, तो उन्होंने बड़े सीरियसली बताया कि जुमेरात के दिन आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, इत्र लगाएं और किसी बुलंद जगह पे जाके अगरबत्तियाँ जलाएं। अच्छा। तो वो यकीन रखते हैं। तो ये स्विंज में जो हुआ है, आधी रात को शोर मच गया तो हम बड़े परेशान हुए। हमने कहा शायद कोई डेथ हो गई है, कोई पोर्टर कहीं गिर गया है या समथिंग। वो बाहर निकले तो जितने बर्तन थे उनको वो बजा रहे थे और अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहे थे और ख़ास आवाज़ें थी। एंड आई एम श्योर कि उनकी जो फोकलोर है उसमें वो ख़ास आवाज़ें जो पता नहीं वो क्या कह रहे थे। और आहद भी जो हमारे साथ था वो पढ़ा लिखा शख्स है, हिम्मत में रहता है सारा कुछ, तो उसने भी बड़ी सीरियसली कहा कि साहब थे, आए थे, चले गए। सर, आपने लिखा है कि आपको किसी ने कहा कि इधर बीवी बच्चा लाओ, झोंपड़ा बनाओ, खुश गाँव ख़रीदो और पामीर की वादी में काश्तकारी करो, तो आपने पामीर की वादी में काश्तकारी नहीं की। वो जो एक शराब होते हैं जिनमें आवारागर्द मुब्तला होते हैं, तो ये वो एक शराब ही था। जिस तरह फेरी मेडो जब मैं गया हूँ पहली मरतबा तो रहमत नबी को मैंने कहा कि यार मैं यहाँ पे एक झोंपड़ा बनाना चाहता हूँ, एक हट बनाना चाहता हूँ, कितने में बन जाएगा? तो उसने कैलकुलेट करके कहा 20,000 में। मैंने कहा सिर्फ 20,000 में? हालांकि पुरानी बात। कहने के ताज साहब ज़मीन मेरी है, 2-4 मरले में वो हट बन जाएगा। लकड़ी जितनी भी है वो पड़ी हुई जंगल में वहाँ पे पड़ी हुई थी, क्योंकि उस वक्त इतनी तरसील का सिस्टम भी नहीं था, सड़क नहीं थी। तो ये तो सिर्फ तरखान जो है जिसने इसको ठोंकना है और जिसने कील लगाने हैं उसका। तो वो मेरी बीवी मुझे मजाक करती क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, मतलब खपलू में मेरा जी चाह के यहाँ पे एक घर होना चाहिए, इसी तरह स्विंज में भी हुआ, वहाँ पे भी हुआ। तो वो कहती है 12-14 घर तो तुमने बना लिए हैं, तो अब और कितने दरकार है? नहीं सर, बिल्कुल एक झोपड़ा खपलू में, एक फेरी मेडोज में और एक स्विंज में तो होना चाहिए कम से कम। और एक शब मकर चांदनी में क्रोम्बर झील के किनारे, आपने बहुत सारी झीलों का ताकुब किया है अपने सफ़रनामों में। कुछ झीलों के बारे में तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, आपने सफ़रनामों में लिखा भी है कि उन्होंने आपको मायूस किया, इतने लंबे सफ़र के बाद वो झील जो है वो उस तरह असरअंदाज नहीं हुई। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इतना लंबा सफ़र किया क्रोम्बर झील के हवाले से, तो ये क्या था, यानी किस तरह की चीज़ थी? कि आपके ख्वाबों के परे की कोई चीज़ थी या इसने आपको मायूस किया? झील क्रोम्बर क्या थी? हाँ, झील क्रोम्बर जिस तरह पहले दिन जाते ही तो उसने नहीं अपने आप को आश्कार किया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग आप ज़िंदगी में जिन लोगों से मिलते हैं उनमें जो लोग, जिन लोगों के साथ एकदम आपकी दोस्ती हो जाती है ना, वो कभी परमानेंट नहीं होती। अच्छा। जो पहले दिन ही कि यार कमाल का बंदा है, ये है वो, नहीं, वो हमेशा टेम्परेरी होती। इसी तरह मंजर भी जो होते हैं एकदम जो आपका मुंह खोल के रह जाता है, उनकी भी चाम जो है वो टेम्परेरी होती है। ठीक। मंजर हो, माउंटेन हो, बर्फ़ें हो, ग्लेशियर हो, झील हो, वो जो आहिस्ता आहिस्ता आप पे बारद होती है, नाजल होती है, और उसके लिए वक्त लगता है। क्रोम्बर इस तरह की है। क्रोम्बर को यकलख्त आप देख के, जिस तरह आप सैफुल मलूक को देख के एकदम आप हैरान रह जाते हैं कि प्याला है, उस क्रोम्बर का ऐसा नहीं है। लेकिन जब क्रोम्बर आप पे असर करती है तो वो एक इश्क की तरह असर करती है। आप उसके ज़ेरे असर चले जाते हैं और उसके पानियों में उतरने की जो ख्वाहिश है वो कुछ ऐसी होती है जैसे वसल की ख्वाहिश। उसमें वो अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाती है। और वो जो चांदनी का है उसमें मैंने लिखा है कि रात को हमने एक छोटी झील देखी
और चांदनी रात थी और देखा और वहाँ बैठे रहे और बहुत सर्दी शदीद थी, लेकिन अगली सुबह वो मुझे नहीं मिली। तो मेरी फैंटेसी में ये है कि शायद वो रात को ही क्रिएट हुई और रात को ही वो गायब हो गई। आपको पता ही है कि हाइट पे जो मसले होते हैं मुझे भी हो जाते हैं। क्रोमबर झील के किनारे पोलो मैच का एहतमाम किया था आपके पोर्टर्स ने, तो एक सवाल तो ये है कि पोलो मैच वो कैसा था इतनी हाइट पे, और बड़ी एक रेयर चीज़ थी। और दूसरा, आपने याकसराय में घोड़ों का बड़ा तफसीली जिक्र किया है। घोड़े आपको शदीद मुतासिर करते हैं कि ऐसे लगते हैं जैसे बड़ी कोई फिक्सेशन है आपकी घोड़ों के हवाले से और उनकी खूबसूरती के हवाले से, आपकी तहरीरों में जा बजा ये करैक्टर जो है ना घोड़े ये नज़र आते हैं। अच्छा, पोलो के बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि इसकी आई एम डेफिनेट कि इसका ओरिजिन जो है ये हमारा नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, क्योंकि पोलो जो है लफ्ज़